चलिए आइए अब हम एक नई जानकारी इसी के साथ जोड़ देते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी अभिक्रिया के रेट को इफेक्ट करते हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। चलिए, तो अभिक्रिया के रेट को प्रभावित करने वाले जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारक है वो है, पहला और महत्वपूर्ण कारक है सांद्रण। सांद्रण बोलते हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं कंसंट्रेशन। मतलब रिएक्टेंट का सांद्रण कैसा है, कम है या ज्यादा है, अभिक्रिया का रेट इस पर डिपेंड करता है। यदि रिएक्टेंट का सांद्रण कम है तो अभिक्रिया स्लो होगी, रिएक्टेंट का सांद्रण अधिक है तो अभिक्रिया फास्ट होगी। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के सांद्रण पर सीधा समानुपाती प्रभाव डालता है। सांद्रण अधिक होने का मतलब रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है, अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, और सांद्रण कम होने का मतलब अभिक्रिया स्लो होगी। तो सांद्रण यानी कंसंट्रेशन वो भी रिएक्टेंट का अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है ताप यानी टेम्परेचर। दूसरा और महत्वपूर्ण फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से भी अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है टेम्परेचर के बढ़ाने से। अब भाई टेम्परेचर से कैसे, क्योंकि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ½ mv² = 3/2 kT, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हम लोग जानते हैं ये बात कि ½ mv² = 3/2 kT, ये समीकरण जानते हैं ना। तो टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, अणुओं की स्पीड बढ़ जाती है। अणुओं की स्पीड बढ़ने से अणुओं में आपस में टक्कर, कोलिजन्स अधिक होते हैं, और जितने ज़्यादा कोलिजन्स होते हैं रेट उतना अधिक रहता है। तो चलिए, ताप के बढ़ाने से गतिज ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। चलिए, तीसरा और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला, वो है उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला तीसरा और महत्वपूर्ण कारक है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक से क्या होता है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण, इसकी उपस्थिति में जो सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, अणुओं की सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है। अणुओं की सक्रिय ऊर्जा घट जाती है। तो बेटे, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अणुओं की सक्रिय ऊर्जा, इस सक्रिय ऊर्जा को हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो जाता है, जिससे सक्रिय ऊर्जा थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल को अधिक अणु क्रॉस कर जाते हैं। रिजल्ट ये आता है कि अधिक मात्रा में अणु सक्रिय हो जाते हैं और क्रिया करने को तत्पर हो जाते हैं। तो उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट से जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है। सक्रिय ऊर्जा कम हो जाने से अधिक सक्रिय अणु पैदा होते हैं और अधिक क्रिया होती है। अगली बात यह है कि चौथा पॉइंट है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला चौथा और महत्वपूर्ण कारक है, वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल।
यानी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मतलब निकला? तो आप इसको जान लीजिए कि अणुओं का सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होता है क्रिया उतनी अधिक होती है। क्रियाकारी अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया जितना अधिक होगा क्रिया उतनी अधिक होती है। इसके कई सारे उदाहरण हमारे आसपास की घटनाओं में हैं। जैसे कोयले की तुलना में कोयले का जो चूर्ण होता है वो शीघ्रता से जलता है, क्योंकि कोयले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है। चूर्ण, कोयले के चूर्ण का, कोल डस्ट का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया होता है, वो अधिक होता है। इसलिए जो डस्ट होता है, कोल डस्ट होता है, वो कोल की तुलना में शीघ्रता से बर्न होता है, शीघ्रता से जलता है। इसी प्रकार से चीनी के जो क्रिस्टल होते हैं वो पानी में धीरे धीरे घुलते हैं, लेकिन जो पाउडर पिसी हुई चीनी है वो शीघ्रता से घुल जाती है। क्यों? पिसी हुई चीनी में पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, अणु छोटे छोटे पार्ट में टूट चुके होते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिस कारण से चीनी की तुलना में चीनी का पाउडर शीघ्रता से जल में विलय हो जाता है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। लकड़ी को, सीधी एक लकड़ी को, वुड पीस, बड़े पीस को जला पाना कठिन होता है, लेकिन जब उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ देते हैं तो उसको जलाना आसान होता है। आपने देखा होगा किसी भट्टी में जब लकड़ियों को लगाया जाता है तो सीधी एक बड़ी लकड़ी को नहीं लगाते हैं, उसके कई छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, फिर उनको सिस्टमेटिकली बर्न कराया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा दहन की क्रिया उतनी तीव्र हो जाएगी। तो बेटा चौथा ये और महत्वपूर्ण कारक है जिसे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, जिसे सरफेस एरिया कहते हैं। और पांचवा और महत्वपूर्ण कारक है प्रकाश, यानी लाइट। प्रकाश यानी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसको और समझ लें कि यह प्रकाश सभी के लिए महत्वपूर्ण रोल नहीं रखता है। ये उन अभिक्रियाओं में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जिनमें जो रिएक्टेंट के अणु होते हैं सनलाइट से, यानी प्रकाश से एनर्जी गेन करके उनके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो जाते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं में प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ध्यान रखें, वे अभिक्रियाएं जिनके अभिकारी अणु प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करके सक्रिय अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, उन अभिक्रियाओं का वेग प्रकाश की उपस्थिति में बढ़ जाता है। तो प्रकाश सभी के लिए समान प्रभाव नहीं डालता। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रकाश से एक्टिवेट हो जाते हैं, उन अभिक्रियाओं के वेग प्रकाश की उपस्थिति में बढ़ जाते हैं। चलिए एक बार हम इसको फिर देख लें, कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी अभिक्रिया के वेग को, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब समझते ना, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर है सांद्रण, कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का सांद्रण जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया का वेग उतना अधिक होगा, क्योंकि ज्यादा सांद्रण होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तो मॉलिक्यूल्स के मध्य में कॉलिजन्स अधिक होंगी, और कॉलिजन्स अधिक हो गए यानी टक्करें अधिक होगी तो अभिक्रिया अधिक होगी। अभिक्रियाओं का जो कॉलिजन थ्योरी है वो यही कहता है कोई भी अभिक्रिया अणुओं के मध्य आपस में टक्करों से होती है। जितनी ज्यादा टक्करों की संख्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना हाई होगा। इसके बाद दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। ताप बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। जितना आप ज्यादा ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अणुओं की सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अणुओं की सक्रियण ऊर्जा घट जाती है, इसलिए अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जितने ज्यादा से ज्यादा अणु यानी मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, अभिक्रिया रेट ऑफ रिएक्शन उतना हाई होगा। यदि किसी रिएक्शन में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं और वो एक्टिवेटेड नहीं है तो रिएक्शन के अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। किसी रिएक्शन में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, साथ में वो एक्टिवेटेड भी है, तो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी।
तो कैटलिस्ट के आने से अणुओं की सक्रिय ऊर्जा घट जाती है, मतलब वो कम एनर्जी पाकर के ही एक्टिवेट हो जाते हैं, और ज़्यादा अणु जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो रिएक्शन ज़्यादा होती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो क्रियाकारी अणु होते हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया जितना अधिक होता है रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम, अभिक्रिया की दर कम रहेगी, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा अभिक्रिया उतनी है। प्रकाश, ये प्रकाश उन अभिक्रियाओं में महत्वपूर्ण रोल करता है जिनमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं प्रकाश से एनर्जी, लाइट से एनर्जी गेन करके उनके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो उन अभिक्रियाओं में प्रकाश एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ऐसी अभिक्रियाओं में अभिक्रियाओं की दर प्रकाश की उपस्थिति में बढ़ जाती है। चलिए, तो बेटे ये फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक थे। ये हो गया। अगले वीडियो में मैं अपनी अगले टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद।